लेट्स फाइट बयानबाजी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौमाता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि दुनिया का कोई भी देश गाय को माने या न माने, लेकिन दूध तो गाय का ही पीता है। योगी ने गौमाता को प्रकृति का दैवीय उपहार बताते हुए कहा है कि यह मातृशक्ति का प्रतीक है। आप याद करिए ना, दुनिया के अंदर कहीं भी कोई भी देश है, वो गाय को माने या ना माने, लेकिन दूध गाय का ही पीता होगा ना गाय का दूध। क्या जो लोग गाय को खाते हैं, क्या वे सुअर का दूध पीते हैं क्या? नहीं, दूध तो गाय का ही सब लोग पीते हैं। कोई बच्चा होगा, मां का ही दूध पिएगा ना। यानी ये प्रकृति से प्रदत्त उपहार है, देवीय उपहार है। समुद्र मंथन से निकले वे रत्न हैं जो हमें मातृशक्ति के संबोधन के साथ जोड़ता है। और इसीलिए ये भारत की ऋषि परंपरा ने उसको उसी रूप में आगे बढ़ाया। और इसलिए नारी गरिमा को, उसकी महत्ता को हर स्तर पर सम्मान देते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की SC/ST OBC पर खुलकर की गई टिप्पणियों की सराहना की। उन्होंने दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा है कि पहली बार राहुल गांधी ने इन वर्गों के मुद्दों पर इतनी स्पष्टता से बातचीत की, जिससे गांव तक मजबूत संदेश पहुंचा है। महिला आरक्षण की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण देकर की थी, जो लाखों महिलाओं को जमीनी नेतृत्व का अवसर प्रदान करने वाला ऐतिहासिक कदम था। लोकसभा में देते हैं, सबको बताते हैं। राहुल जी के विचार आप सब जानते ही हैं। मैं समझता हूँ कि OBC के बारे में, SC/ST के बारे में और गरीबों के बारे में जो भी है देश के अंदर, राहुल गांधी जी का एक एजेंडा, एक नया सेट हो गया देश के अंदर। मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ है कि SC/ST OBC के बारे में जो वो खुल के बोलते हैं, वो एक मैसेज चला गया है गांव तक। और महिला आरक्षण को लेकर जो ये प्रधानमंत्री जी खुद कैप्टन बन रहे हैं, आपको पूरे देश में घूम करके महिलाओं को कैसे प्रोवोक करना है, लोकसभा में क्या उसके बारे में बताना है, वो तमाम एजेंडा इनके एजेंडे के सामने फेल हो जाएगा। क्योंकि राजीव गांधी जी ने पहली बार शुरू किया आरक्षण तो महिलाओं का। करीब 20 लाख महिलाएं आज कुछ पदों पर बैठी हुई देश के अंदर, पूरे देश के अंदर। तो जो एजेंडा हमारा खुद का है, आज़ादी के पहले इतिहास तो अलग बात है, मोतीलाल नेहरू वक्त की बात है, पर अभी की बात करें हम लोग तो राजीव गांधी जी ने तो आरक्षण दिया है, महिलाओं को भी दिया, SC/ST OBC को दिया है। और उसके बाद में सोनिया गांधी जी ने पहल करी है, असेंबली या पार्लियामेंट में भी होना चाहिए। तो कांग्रेस का खुद का एजेंडा है और हमारे ऊपर अटैक करे प्रधानमंत्री जी और ये BJP वाले, तो चलने वाला नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर रिफाइनरी प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि गहलोत सरकार ने रिफाइनरी के नाम पर जमीनों के सौदों में घोटाले किए थे। शर्मा ने सवाल उठाया कि उन जमीन सौदों में काम करने वाले कौन थे और कांग्रेसियों ने इसका फायदा उठाया। लेकिन आपने देखा, हमारी रिफाइनरी का उद्घाटन होने वाला था, किसी घटना की वजह से रिफाइनरी में उद्घाटन आगे गया है। लेकिन कांग्रेस के लोगों को देखिए कि राजस्थान के ऐसे अच्छे संयंत्र जो आते हैं उस पर भी राजनीति करते हैं। किस तरह की राजनीति करते हैं? अरे हम जानते हैं उन्होंने किस तरह से किया था जब उनकी सरकार 2013 में जाने वाली थी चुनाव से आचार संहिता 5 दिन पहले उन्होंने उद्घाटन किया। अरे आपने प्रावधान क्या किया? 4 साल उसको, 5 साल उसको लटका के रखा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में उस रिफाइनरी का उद्घाटन किया, उसमें सुधार किया। राजस्थान का हिस्सा जो लंबे समय तक राजस्थान की सरकार को मिलेगा 26% माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज मैं आपसे कह सकता हूं
कि लगातार हम यह कार्यक्रम हमारा होगा, हमारी रिफाइनरी कुछ दिनों में फिर दोबारा से हमारा उद्घाटन होगा और देश के लिए यह रिफाइनरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। प्रदेश के लिए नहीं, ये देश के लिए बहुत बड़ा काम होगा जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने रिफाइनरी के नाम पर किस तरह के घोटाले इन्होंने किए थे, जमीनों के सौदा किए थे, उसमें काम करने वाले कौन था, कांग्रेसी लोग किस तरह से काम कर रहे थे। गहलोत साहब, जरा उनका भी हिसाब ले लीजिए कि उनका हिसाब किस तरह से हमें लेना है। वहां की जनता जानती है, आज भी वहां की जनता कहती है कि इन्होंने किस तरह के वहां घोटाले किए हैं। मेरे भाई और बहनों, इस कांग्रेस की आदत जिस तरह से रही है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव को लेकर कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार हम अपनी खोई हुई जमीन को काफी हद तक वापस लाने में कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कांग्रेस मजबूत वापसी करेगी। अच्छा नतीजा निकलेगा ये तो उम्मीद करते हैं, क्योंकि आम लोगों को एक सत्ता विरोधी लहर तो है, खासकर मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और इसे रुकने के लिए न जाने कितने करोड़ रुपया सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से खर्चा किया जाते हैं। फिर भी मुझे लगता है कि अंत में हमारी कांग्रेस पार्टी के खोए हुए जमीन फिर वापस लाने में हम लोग काफी हद तक कामयाब होंगे, यहां तक कह सकता हूं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि खड़गे को आतंकवादी का मतलब ही नहीं पता, क्योंकि उनकी पार्टी में ही आतंकवादी भरे पड़े हैं। टेररिस्ट बोला किसको? मोदी को। मतलब खड़गे जी टेररिस्ट का मीनिंग नहीं समझते हैं। कांग्रेस का अंदर में ही टेररिस्ट लोग बैठा हुआ है। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि हर 100 लोगों पर एक सीआरपीएफ जवान तैनात कर दिया गया है, जिससे यह लग रहा है कि जैसे चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग और सीआरपीएफ लड़ रहे हैं, भाजपा नहीं। ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में इमरजेंसी लागू है, संविधान के मुताबिक नहीं, असंवैधानिक। 2400 प्लेटून सीआईपीएफ के, 2.4 लाख लोग उसी फोर्स के। इसका मतलब हर 100 लोगों, पश्चिम बंगाल में हर 100 लोग रह रहे हैं ना, उसमें एक सीआईपीएफ का बंदा तैनात है। तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही, चुनाव सीईसी और सीएपीएफ लड़ रही है ममता को हराने के लिए। आपने कभी देखा किसी भी चुनाव में, हिंदुस्तान का इतिहास देख लीजिए, किसी चुनाव में ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की प्रस्तावित रैलियों पर रोक लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 23 तारीख को राहुल गांधी श्रीरामपुर, शहीद मदीना और मेटिया ब्रुज में रैली करने वाले थे, जहां वे टीएमसी को आईना दिखाते और भाजपा के ज्ञानेश कुमार के साथ मिलकर हो रही साजिश का पर्दाफाश करते। श्रीनेत ने दावा किया है कि उनसे डरकर पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग ने अनुमति नहीं दी। 23 तारीख को राहुल जी आकर श्रीरामपुर, शहीद मदीना और मिटिया ब्रुज में 3 जगह रैली करने वाले थे। और राहुल जी जब आते हैं और कहीं पर बोलते हैं तो वो सच बोलते हैं। उस सच में वो टीएमसी को भी आईना दिखाते और बीजेपी की तो वो बिल्कुल कलई खोलते, जो ज्ञानेश कुमार के साथ मिलकर हर जगह किया जा रहा है उसका वो पर्दाफाश करते। उससे डरकर जिस तरह से पुलिस और प्रशासन ने, इलेक्शन कमीशन ने उनको परमिशन नहीं दी, वो अपने आप में बहुत सवाल उठाता है। क्योंकि इन तीनों जगहों पर टीएमसी की और बीजेपी के नेताओं की मीटिंग हुई, तो नेता प्रतिपक्ष की मीटिंग में बाधा क्यों डाली जा रही है? नेता प्रतिपक्ष की मीटिंग में रोड़ा क्यों अटकाया जा रहा है? सवाल इस बात पर पूछा जाएगा। सवाल इस बात पर पूछा जाएगा कि राहुल जी तो सच बोलते हैं, सच सुनने में इतनी दिक्कत क्यों है? आज बंगाल जब चुनाव के मुहाने पर आया है तो
बीजेपी यहाँ पर आकर वैमनस्य फैला रही है। बीजेपी ने बंगाल के साथ सदैव सौतेला व्यवहार किया है, बंगाल के खिलाफ सेंटिमेंट बनाया है, बंगाल के खिलाफ बीजेपी ने क्या क्या बातें नहीं कही हैं। और अब जब हिसाब का टाइम आया तो एसआईआर लाकर 90 लाख लोगों के नाम काट दिए गए बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर। लेकिन क्या दोष से तृणमूल की सरकार बच सकती है? तृणमूल की सरकार में हेल्थ और एजुकेशन पर बहुत व्यवस्था चरमरा गई है। 8 लाख करोड़ का लोन है बंगाल पर। बेरोजगारी का ये आलम है कि 1500 रुपए के लिए 84 लाख एप्लीकेशन आती है यूथ की। और चीजें बहुत बेहतर हो सकती थी लेकिन वो नहीं हुई हैं, तो उस पर भी तृणमूल की सरकार से सवाल पूछा जाएगा। और कांग्रेस एक ऑल्टरनेट मॉडल ऑफ गवर्नेंस, कांग्रेस साफ सुथरा शांति का मॉडल प्रेजेंट करना चाहती है। हम यूथ के लिए एआई की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, एक एम्प्लॉयमेंट फंड की बात कर रहे हैं, महिलाओं के खाते में 2000 की बात कर रहे हैं, किसानों के लिए 200 यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है बंगाल के लिए। हम बंगाल को पूरे वो ख्याति देना चाहते हैं जो 47 से 77 के बीच में कांग्रेस की सरकार में बंगाल के राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि ममता बनर्जी ने भाजपा के लिए रास्ता खोल दिया है। उन्होंने विचारधारा की इस लड़ाई में स्पष्ट किया है कि भाजपा को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है, क्योंकि वे अधिकार छीनते हैं जबकि हम दिलाते हैं। वे संविधान को मिटाने की कोशिश करते हैं जबकि हम बचाते हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं, बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। भाई और बहनों, अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है और बीजेपी जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है। कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन कीजिए, कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए और कांग्रेस पार्टी की सरकार बंगाल में बनाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के प्रोटोकॉल पर कहा है कि यह कोई फरमान नहीं बल्कि खुली बदमाशी है। ममता ने विशेष रूप से दोपहिया वाहनों पर लगाए गए प्रतिबंध और अन्य सख्त नियमों को भाजपा के हित में साजिश करार देते हुए कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने को कहा है। बोल दिया इलेक्शन का 24 घंटा पहले से कोई बाइक नहीं चलेंगे। अरे बाइक में नहीं चलेंगे तो घर जाएगा कैसे? बहुत सारे नौकरी करते हैं, दूर दूर गांव में रहते हैं। ये क्या फरमान है? ये फरमान नहीं है, बदमाशी है, बदमाशी। शैतानी है, शैतानी है। ये लोग शैतान है, ये लोग जो चोर है, जुआ चोर जिसको बोलता है। अमेरिका व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने ईरान के साथ युद्ध और वार्ता के मुद्दे पर स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की है। उन्होंने कहा है कि सीज फायर के बावजूद ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी जारी है, जो ईरान की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव बना रहा है। He's satisfied with that as we await their response, and we will see. The president has not set a firm deadline to receive an Iranian proposal, unlike some of the reporting I've seen today. Ultimately, the timeline will be dictated by the commander-in-chief and the president. Yes, level set on where we are. As you all saw yesterday, President Trump announced an extension of the ceasefire. He's maintaining and generously offering a bit of flexibility to a regime who has been completely tarnished because of Operation Epic Fury. There's obviously a lot of internal division. This is a battle between the pragmatists and the hardliners in Iran right now, and the president wants a unified response. And so as we await that response, there's a ceasefire with the military and kinetic strikes, but Operation Economic Fury continues, and the effective and successful naval blockade continues as well of ships and vessels that are moving to and from Iranian ports. We are completely strangling their economy through this blockade. They're losing $500 million a day. The Karg Island is completely full. They can't move oil in and out. They can't even pay their own people as a result of this economic leverage that President Trump has. बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news